हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न 1, संचित कोष को समझाइए। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग संस्थान को प्रतिवर्ष अपने शुद्ध लाभ के 20% भाग को संचित कोष में जमा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रावधान को समझाइए। आरबीआई अधिनियम की धारा 45 में ये प्रावधान है कि जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक के विभाग के कार्यालय नहीं है, वहां पर रिजर्व बैंक भारतीय स्टेट बैंक समूह की किसी शाखा को अपना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कुर्की आदेश पर बैंक का दायित्व समझाइए। कुर्की आदेश पर बैंक का दायित्व होगा। फर्स्ट, आदेश तत्काल लागू होता है। सेकंड, कुर्की का आदेश ग्राहक के सभी खातों पर लागू होता है। थर्ड, न्यायालय द्वारा प्राप्त कुर्की के आदेश में उल्लेखित राशि का ग्राहक के खाते में शेष राशि में मिलान कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पासबुक समझाइए। उत्तर, जब ग्राहक द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है तो बैंक उसे पासबुक प्रदान करता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें बैंक द्वारा खाते में किए गए लेन देनों की प्रविष्टियां की जाती है। पासबुक ग्राहक के लेन देन की एक प्रमाणित प्रतिलिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिज्ञा पत्र को परिभाषित कीजिए। विनिमय साक्ष्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित सलेख है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा किसी आदिष्ट व्यक्ति को अथवा सलेख के वाहक को एक निश्चित रकम का भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक निधियों के स्रोत क्या होते हैं। बैंकिंग संस्थाओं की निधियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, बैंक की स्वयं की निधियां जिनमें प्रदत्त पूंजी, आरक्षित कोष आदि, और दूसरा, उधार की गई निधियां जिनमें विविध प्रकार की जमा राशियां एवं अन्य संस्थाओं से उधार ली गई राशियां आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, बैंकों के अलाभदायक विनियोग को समझाइए। उत्तर, अलाभदायक विनियोग वे विनियोग है जो किसी बैंक को वैधानिक प्रावधान की पूर्ति या सामाजिक हितों की पूर्ति हेतु करने पड़ते हैं। ये विनियोग बैंकों को कोई आय प्रदान नहीं करते परंतु अनिवार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साख पत्र से आयातकर्ता को मिलने वाले कोई 2 लाभ बताइए। उत्तर, साख पत्र से मिलने वाले आयातकर्ता को निम्न लाभ मिलता है। फर्स्ट, साख पत्र जारी करने वाले बैंक की साख का लाभ मिल जाने से वह माल का आयात सुगमता से कर सकता है। सेकंड, साख पत्र जारी हो जाने से आयातकर्ता को इस बात का आश्वासन मिल जाता है कि बिल का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि उसकी सभी शर्तें पूरी हो जाएगी। नवा प्रश्न, नकद कोष को समझाइए। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा का कम से कम 30% भाग नकद कोष के रूप में रखना होगा। रिजर्व बैंक चाहे तो इस सीमा को बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, रिजर्व बैंक के कोई 3 निषिद्ध कार्य बताइए। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को यह कार्य करने की अनुमति नहीं है। फर्स्ट, आरबीआई किसी व्यापार में भाग नहीं लेगा। सेकंड, आरबीआई सामान्य व्यक्तियों को ऋण नहीं दे सकता। थर्ड, आरबीआई किसी भी कंपनी के अंश नहीं खरीद सकता। क्वेश्चन नंबर 11, कुर्की आदेश को समझाइए। कुर्की आदेश लेनदार की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा आदेश होता है जिससे ऋणी के बैंक में पड़े हुए धन की निकासी पर रोक लगा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की नकद कोष के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। नकद कोष धारा 18, बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 18 में गैर अनुसूचित बैंक में नकद कोष के संबंध में प्रावधान है। इसके अनुसार गैर अनुसूचित बैंकों के अपनी कुल मांग एवं सावधि देयताओं का कम से कम 15% स्वयं के पास नकद आरक्षित कोष के रूप में या रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक या अन्य किसी अधिसूचित बैंक के पास चालू खाते में या आंशिक रूप से स्वयं के पास तथा आंशिक रूप से चालू खाते में रखना आवश्यक है। रिजर्व बैंक इसको 15% तक बढ़ा सकता है। तभी बैंकों को अपने नकद कोषों का वितरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक रिजर्व बैंक को भेजना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर
13 बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के निरीक्षण के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। निरीक्षण धारा 35 में रिजर्व बैंक को बैंकिंग संस्थाओं के निरीक्षण के व्यापक अधिकार दिए गए। इसके अनुसार रिजर्व बैंक अपनी इच्छा से अथवा केंद्रीय सरकार के आदेश पर किसी भी बैंक की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। बैंक के अधिकारियों का यह दायित्व है कि बैंक द्वारा मांगी गई समस्त सूचनाएं उपलब्ध करवाए। निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित बैंक को भी दी जाती है। निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय सरकार को भी भेजी जाती है। संबंधित बैंक के क्रियाकलापों में अनियमितताएं पाए जाने पर रिजर्व बैंक उनमें समुचित सुधार के लिए बैंक प्रबंधकों को किया जाता है। केंद्र सरकार के आदेश पर रिजर्व बैंक उस बैंक के निस्तारण के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। वार्षिक लेखा एवं अंकेक्षण इस अधिनियम की धारा 29 से 30 तक में बैंकों के वार्षिक लेखा एवं उनके अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान है। धारा 29 के अनुसार प्रत्येक बैंकों को अपने अंतिम खाते अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन तैयार करने होते हैं। धारा 30 के अनुसार इन खातों का योग्यता प्राप्त अंकेक्षकों से अंकेक्षण कराना आवश्यक है। धारा 31 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अनियमित खाते एवं प्रतिवेदन प्रकाशन की तिथि के 3 माह की अवधि के अंदर प्रत्येक की 3 प्रतियां रिजर्व बैंक को भेजें। धारा 32 के अंतिम खातों एवं अंकेक्षणों के प्रतिवेदन की 3 प्रतियां कंपनियों के पंजीयक को भेजना आवश्यक है। धारा 33 के अनुसार विदेशी बैंक को अपने अंतिम खाते एवं प्रतिवेदन अपने मुख्य कार्यालय एवं भारत स्थित प्रत्येक शाखा कार्यालय में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर रखना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 नकद कोषानुपात पर टिप्पणी लिखिए। नकद कोषानुपात प्रत्येक गैर अनुसूचित बैंक को अपने कुल दायित्व का 3% सदैव नकद के रूप में अपने पास, रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक के पास या भारत सरकार द्वारा घोषित अन्य किसी बैंक के पास रखना पड़ता है, अथवा वह इसे असंत अपने पास व असंत इन बैंकों के पास रख सकता है। रिजर्व बैंक चाहे तो भारत सरकार के बजट में अधिसूचना निर्गमित कर इस प्रतिशत को बढ़ा सकता है, किंतु वह इसे 15% से अधिक नहीं कर सकता है। तरल कोषानुपात पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय बैंकिंग नियमन 1949 की धारा 24 के अनुसार भारत में कार्यरत प्रत्येक बैंक को अपने कुल दायित्वों का 20% नकद अनुमोदित प्रतिभूति या स्वर्ण में रखना पड़ता है। यह राशि अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42 फर्स्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक में रखी गई राशि 3% के अतिरिक्त है। रिजर्व बैंक उक्त राशि को समय समय पर बढ़ा सकता है। इस कोष में वृद्धि का उद्देश्य यह होता है कि बैंक के पास उधार दिए जाने वाले कोषों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसकी साख सृजन क्षमता में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 सुरक्षित ऋण पर टिप्पणी लिखिए। सुरक्षित अग्रिम से तात्पर्य ऐसे अग्रिमों से है जिनके पीछे बैंक पर्याप्त धरोहर रखता है तथा ऋण का भुगतान नहीं होने पर धरोहर के दस्तावेज के माध्यम से बैंक ऋण एवं ब्याज की वसूली कर सकता है। बैंक सामान्यतः अपने ग्राहकों को ऐसे ऋण प्रदान करते हैं जो सुरक्षित हो। बैंक व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार यह है कि बैंक जो भी धन अपने ग्राहकों को उधार दे उसका भुगतान निश्चित हो। ये ऋण निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ग्रहणाधिकार, सेकंड गिरवी, थर्ड प्राधियन। असुरक्षित ऋणों पर टिप्पणी लिखी। असुरक्षित ऋण से तात्पर्य उस अग्रिम से है जो बैंक द्वारा बिना किसी धरोहर के व्यक्तिगत गारंटी पर प्रदान किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भुगतान नहीं होने पर बैंक का धन डूबने की संभावना बनी रहती है। बैंक द्वारा उधार दी गई रकम उधारकर्ता के चरित्र, सामर्थ्य और पूंजी पर निर्भर करती है। इस प्रकार के ऋण में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट अधिविकर्ष, सेकंड नकद साख और थर्ड बिलों की कटौती। क्वेश्चन नंबर 19 बैंकिंग अधिनियम में किए गए संशोधनों को संक्षिप्त में बताइए। फर्स्ट नाम में परिवर्तन, सेकंड लाइसेंस प्राप्त करना, थर्ड शब्द का प्रयोग, फोर्थ न्यूनतम पूंजी एवं रक्षित कोष, पांचवा नकद कोष की व्यवस्था, छठा विदेशी निवेश।
क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को क्या शक्तियां दी गई है? फर्स्ट, उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात स्थापित होने वाली संस्थाओं के लिए बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व आरबीआई को लाइसेंस देने का अधिकार है। सेकंड, आरबीआई को न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। थर्ड, सहकारी साख संस्थाओं से विवरणी प्राप्त करने का अधिकार होता है। चौथा, आरबीआई को अधिकार है कि वह बैंकों द्वारा रखी जाने वाली तरल संपत्ति को नकद में रखवाए। पांचवा, आरबीआई को विभिन्न बैंकों के निरीक्षण एवं निर्देशन देने का अधिकार है।